मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी भाटिया है। इस वर्ष उत्तराखंड पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें मैंने रैंक 5 प्राप्त की है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। सर्वप्रथम मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुंचाया, और इसके बाद डीकेटी का भी थैंक्स क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जहां आज से ठीक 1 हफ्ते पहले मैं बैठकर यूपीएससी के टॉप रैंकर्स का इंटरव्यू सुन रही थी। आज ये अवसर मिला है कि मैं यहाँ पर बैठकर आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस और एडवाइसेस, शायद जो आपकी कहीं ना कहीं कुछ मदद कर पाए। डीकेटी के माध्यम से मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं जो कि आप में से कई स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, तो मैं एक एक करके इन सबका जवाब देना चाहूंगी। उम्मीद है कि मैं आपके आंसर्स दे पाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी सारी पढ़ाई ऋषिकेश में उत्तराखंड में रहकर ही हुई है। मैंने अपनी क्लास 10th यहीं से ऋषिकेश से साईं बाबा इंटरनेशनल स्कूल से करी है 10 CGPA के साथ। उसके बाद मैंने अपनी क्लास 12th भी ऋषिकेश से की है 96.4% के साथ। फिर मैंने अपना बीकॉम ऋषिकेश गवर्नमेंट कॉलेज से किया है और इसके पश्चात मैंने अपना एमकॉम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया है जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। तो ये थी मेरी एजुकेशनल जर्नी। और अब जो मेरा आर्थिक परिदृश्य है तो वो कुछ इस प्रकार रहा कि पिताजी की जो देहांत है हो गया था मेरी कम आयु में ही। उसके बाद से अभी तक जो हमारा संघर्ष और जो हमारा सफर चला है वो मम्मी के द्वारा एक टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू किया गया जिसमें मैंने और मेरी दीदी ने उनका पूरा सहयोग किया और इसको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमने देखा कि इससे नहीं हो पाएगा तो हमने ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट किए। मैंने और दीदी ने ट्यूशंस पढ़ाए और फिर चलते चलते 2021 सन आया और वहां पे मेरी दीदी ने उत्तराखंड का पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसको दिया और अपने प्रथम प्रयास में उसको सफलतापूर्वक क्लियर किया। इसके पश्चात जब उनका जो पीसीएस है वो क्लियर हुआ तो एक कहीं ना कहीं हमें एक होप दिखी कि शिक्षा जो है वो हमें कहीं आगे पहुंचा सकती है और जो हमारे सपने थे उनको साकार करने में हमारी मदद करेगी। तो परिवार की तरफ से मुझे एक तरीके से लिबरल कर दिया गया कि मैं अब पढ़ाई पर पूर्ण रूप से अपना ध्यान दूं और मैं घर के कामों से, टिफिन सर्विस से तथा पढ़ाने से मुक्त हो गई थी उस समय। तो फिर उसके बाद 2022 में मैंने पूर्ण रूप से अपनी तैयारी शुरू करी। शुरुआत मैंने यूपीएससी की तैयारी से की थी जिसके लिए मुझे 2022 में, क्योंकि घर पे टिफिन सर्विस था तो घर पे पढ़ना मुश्किल था, यहाँ पे हमेशा आना जाना लगा रहता था और उस समय ऋषिकेश में एक भी लाइब्रेरी नहीं थी। तो फिर इस स्थिति में मुझे दिल्ली भेजने का निर्णय लिया गया। दिल्ली जाकर मैंने वहां से 2022 में अपना यूपीएससी का प्रथम प्रयास किया, किंतु प्रथम प्रयास में असफलता हाथ लगी और फिर मुझे लगा कि दिल्ली में भी, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी जहां मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो फिर मुझे लगा कि लाइब्रेरी में ही पढ़ना है तो क्यों ना मैं अपने घर पर ही जाके पढूं। तो 1 साल बाद मैं वापस दिल्ली से ऋषिकेश आई और यहाँ पर आकर मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करी। फिर ऋषिकेश आने के बाद मैंने अपनी तैयारी को एक बार फिर शुरू किया और इस बार भी लेकिन यही हुआ कि यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और असफलता ही हाथ लगी। पर इस बार अच्छी चीज ये हुई कि जब हमारा यूपीएससी का पेपर जो था वो मई में था, तो मई में यूपीएससी का पेपर तो नहीं निकला लेकिन यूपीएससी में मेरा जीएस अच्छे से तैयार था और जीएस
क्लियर हो रहा था, पर सीसेट में वो रह गया था एक क्वेश्चन से। तो जस्ट अगले ही दिन मैंने उत्तराखंड के बारे में सोचा कि ठीक है, 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, यूपीएससी नहीं निकला है, तो उत्तराखंड ही करना मेरे लिए सही रहेगा। तो जस्ट अगले दिन मैंने उत्तराखंड की बुक उठाई कि अब हम उत्तराखंड की तैयारी करेंगे, और उत्तराखंड का जो एग्जाम था यहाँ से 1.5 महीने की दूरी पर था। अब मेरे पास एक लक्ष्य था 1.5 महीने का, एक सिलेबस था उत्तराखंड का, और एक किताब थी जो मुझे 1.5 महीने में खत्म करनी थी, क्योंकि मेरा जीएस तैयार था काफी हद तक, तो मुझे सिर्फ उत्तराखंड ही पढ़ना था। तो अब यहाँ से उत्तराखंड की जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर मैंने उत्तराखंड पढ़ना स्टार्ट किया। अब लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि उत्तराखंड में जैसे यूपीएससी में होता है कि इंग्लिश मीडियम के लिए अथाह सागर है रिसोर्सेज का, पर हिंदी मीडियम के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। ठीक इसका विपरीत उत्तराखंड में है कि हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास अथाह सागर है कि आप जितना रिसोर्स चाहे मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत परेशानी आती है पढ़ने में। मेरी आज तक की सारी स्कूलिंग, पढ़ाई, कॉलेज सब इंग्लिश मीडियम से हुआ था, पर अब जब पीसीएस की तैयारी करनी थी तो मुझे ऐसी कोई भी बुक नहीं मिल पाई इंग्लिश मीडियम में जो उत्तराखंड को अच्छे से कवर करती हो। लेकिन कहते हैं कि जैसे यूपीएससी का बाइबल कहा जाता है लक्ष्मीकांत को, ऐसे ही यदि आपको उत्तराखंड की किसी भी पेपर की तैयारी करनी है तो उसके लिए जीएस का बाइबल कहा जाता है परीक्षा वाणी को। हमारी एक किताब है यहाँ हिंदी मीडियम की, परीक्षा वाणी। तो मैंने उसको उठाया और मैंने उत्तराखंड को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उत्तराखंड को पढ़ा तो मुझे उत्तराखंड पढ़ने में बहुत आनंद आया। जब मैंने पढ़ा अपने उत्तराखंड को, जब मैंने जाना उत्तराखंड की पर्वतीय श्रृंखलाओं को, जब मैंने जाना अपनी नदियों को, जब मैंने जाना अपने पहाड़ों को, हमारा चीड़ का पेड़, हमारा देवदार का पेड़, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे लगा हाँ यही मुझे करना था। तो धीरे धीरे उत्तराखंड में मेरी बहुत ज्यादा रुचि जागी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, सब कुछ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और खुशकिस्मती से एग्जाम से पहले मैंने परीक्षा वाणी को अच्छे से 3-4 बार रिवाइज कर लिया था, और जीएस मेरा 100% तैयार ही था, मैप वगैरह सब तैयार था। और उत्तराखंड के लिए मैंने सीसेट को भी दोबारा एक अच्छे से प्रयास किया, और पहले ही अटेम्प्ट में उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स था मेरा वो क्लियर हो गया। उत्तराखंड का जब प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ तो उसके बाद, अब क्योंकि यूपीएससी का नहीं हुआ था तो यूपीएससी का मेंस भी नहीं था, पर उत्तराखंड का था, तो अब हमारे पास 2 महीने बाद उत्तराखंड का मेंस लिखना था। ये जीवन का पहला मेंस होने वाला था। तो मेंस के नोट्स जीएस के हिसाब से कहीं ना कहीं रेडी थे, लेकिन 2 पेपर इस बार पहली बार ऐसे डले थे जो उत्तराखंड स्पेशल पेपर हैं, जिनके लिए अब मुश्किल ये आने वाली थी कि प्रीलिम्स तो परीक्षा वाणी से हो गया था हिंदी में पढ़कर, पर मेंस मुझे इंग्लिश में ही लिखना था। तो अब मैंने कन्वर्जन स्टार्ट किया, जो परीक्षा वाणी थी उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ मैंने कुछ बुक्स ढूंढी कॉलेज लेवल की जो इंग्लिश में मिले, पर वो बुक्स में बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत वाइड लिखा था, तो मुझे इतना नहीं चाहिए था, शॉर्ट में चाहिए था। और फिर मैंने मार्केट में बहुत जगह बुक ढूंढी, तो एक बहुत अच्छी बुक जो मुझे मिली वो अरिहंत पब्लिकेशन की थी। तो उत्तराखंड के जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रिसोर्स लिस्ट होने वाली है कि प्रीलिम्स की बाइबल है परीक्षा वाणी, और जो इंग्लिश मीडियम से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक एक अच्छी बुक है। बेसिकली इस बुक ने 80% परीक्षा वाणी को ही कन्वर्ट किया है, लगभग 10 से 20% कुछ नए एडिशंस है, पर इसका फायदा ये है कि उत्तराखंड का पूरा सिलेबस आपको एक स्थान पर उन्होंने टॉपिक बाय टॉपिक दे रखा है। तो इस बुक को मैंने उठाया और स्टार्ट किया। 2 महीने बाद जस्ट हमारा मेंस उत्तराखंड का था, तो तैयारी जितनी भी हुई थी उसके साथ अब हम मेंस लिखने गए, पर मेंस लिखने से जस्ट एक दिन पहले पोस्टपोन हो गया मेंस हमारा, और फिर हमें 3 महीने और मिल गए मेंस के लिए। इसे खुशकिस्मती कहिए या क्या ही कहिए, पर 3 महीने और मिले इस तैयारी के लिए। और फिर 3 महीने के और समय के बाद तैयारी का एक और लेवल पहुंचा। तैयारी में जो मेरे नोट्स थे अब उसमें डायग्राम्स ऐड होने लगे, उनमें डेटा फैक्ट चार्ट्स ऐड होने लगे, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ बेसिक नोट्स तैयार किए थे, पर अब वो नोट्स एनरिच हुए। इस बार उनमें वैल्यू एडिशन हुआ। इस बार मैंने अपने टेस्ट लिखे जो कि मैं नहीं लिख पाई थी पहले। तो इसके बाद हमने मेंस लिखा और जो अच्छे से हो चुका था। और जो हमारा उत्तराखंड का मेंस है ये जो है एक्सटेंड हो के बार बार फरवरी में पूर्णतः यह मेंस कंप्लीट हुआ। अब फरवरी से अगली बार यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए, जो कि मई में था, मेरे पास फिर 2 महीने थे, मार्च और अप्रैल। कहीं ना कहीं डर था कि पिछली बार 2 साल से जब मैं 6 महीने दे रही थी प्रीलिम्स को या 4 महीने, तब भी तैयारी नहीं थी, और 2 महीने में कैसे ही निकलेगा। किंतु कहा जाता है कि ईश्वर मंशा देखते हैं और मेहनत देखते हैं, तो फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। और 2 महीने बाद जब प्रीलिम्स हुआ तो इस बार प्रीलिम्स निकला
और सीसेट प्रीलिम्स बहुत अच्छे मार्जिन से सब कुछ क्लियर हुआ। उसके बाद अब मैं उत्तराखंड का एक बार मेंस लिख चुकी थी, तो यूपीएससी के लिए मेरे नोट्स कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे। लेकिन अब जो मेरे लिए चुनौती थी वो थी ऑप्शनल, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से नहीं किया था। उत्तराखंड में ऑप्शनल नहीं होता है, तो अब यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए हमने तैयारी स्टार्ट करी। और ऑप्शनल में हमारे पास पेपर 1 है न्यूमेरिकल, पेपर 2 है कंप्लीट थ्योरी। तो मुझे लगा कि पेपर 1 न्यूमेरिकल हमने कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा ही है, तो उस पर कम ध्यान देकर थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने अपनी मेंस की तैयारी को बढ़ाया। मेंस जब हमारा हुआ, कंप्लीट हुआ, और अभी जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेरा मेंस क्लियर हुआ यूपीएससी का। हालांकि ऑप्शनल में जो पेपर 1 न्यूमेरिकल है वो मेरा गड़बड़ हो गया था, मुझे मतलब समझ आ गया था उसी दिन कि दो न्यूमेरिकल मेरे गड़बड़ हुए हैं। और फिर भी लेकिन मुझे इंटरव्यू का कॉल आया क्योंकि मेरे बाकी पेपर्स अच्छे हुए थे। यूपीएससी का जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। मुझे 210 मार्क्स मिले हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, तो जो कि हाईएस्ट में ही गिने जाते हैं लगभग। तो यूपीएससी में मेरा जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल था वो ये था कि मेरा यूपीएससी में बेस्ट पॉइंट क्या था। तो बेस्ट पॉइंट मेरा पूरी तैयारी में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मेरा मानना है कि इंटरव्यू मेरा सबसे अच्छा था, जहां से मुझे अच्छा खासा मार्जिन मिला। प्रीलिम्स भी मेरा अच्छे से तैयार हो चुका था, मेंस में मेरा सब कुछ अच्छा था, बस मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। और हुआ भी वही, जिसके साथ मैंने वफा करी उसने मेरे साथ रिजल्ट में वफा करी। पेपर 2 में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, इंटरव्यू में, एसए, एथिक्स सब में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, पर पेपर 1 में वो रह गया। तो हुआ भी यही, रिजल्ट जो भी आया है इस साल का मेंस का, उसमें 5 मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ठीक उसी के बाद जब भी यूपीएससी से सेटबैक मिला है, उत्तराखंड ने संभाला है। जब यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला था तो ठीक 1.5 महीने बाद उत्तराखंड का प्रीलिम्स था, और वही हुआ कि जब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया तो उसके ठीक 1 महीने बाद, यानी जनवरी में यूपीएससी का इंटरव्यू था और मार्च में उत्तराखंड का इंटरव्यू था। तो उत्तराखंड का इंटरव्यू भी हुआ, ये भी अच्छा गया। मुझे मतलब उम्मीद थी कि अच्छा हुआ है इंटरव्यू। हालांकि मेंस क्योंकि मैंने पहली बार लिखा था तो मुझे नहीं पता था कि कैसा होगा, क्या इसका वैल्यूएशन होने वाला है। लेकिन जब अभी रिजल्ट आया तो मेरे लिए भी एक डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट होना मेरे लिए भी एक बहुत हैरानी की बात थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने शायद मेंस अच्छा नहीं किया है, मैं डिमांड एड्रेस कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ, पर रिजल्ट देख के लगता है कि किया होगा। और अब खुशकिस्मती से जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो अब मैं आपके साथ वो गलतियां शेयर करना चाहूंगी जो मैंने करी, जो मैं चाहती हूँ आप ना करें। वो अच्छी चीजें शेयर करना चाहूंगी जो मैंने करी, जो मैं चाहती हूँ कि हो सके तो आप जरूर उनको फॉलो करें, ताकि आपका समय बच सके और आपको एक लीड मिल सके कॉम्पिटिटर्स से। तो यहाँ से एकमात्र सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि मुझसे बार बार हो रही थी वो ये थी कि मैं हर चीज को बहुत डीप में पढ़ रही थी। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रही हूँ, अगर मैंने एक दिन के टाइम टेबल में रखा है कि मुझे 5 चीजें कंप्लीट करनी है, पहली ही चीज को मैं 100% करने के चक्कर में इतना ज्यादा समय लगा देती थी कि बाकी की चीजों का समय कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो मैं चाहूंगी आपसे कि ये एग्जाम को समझना होगा, इस एग्जाम के सिलेबस को समझना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना होगा, और उसको देखकर हम ये समझेंगे कि वो किसी भी क्वेश्चन में हमसे डीप एक्सपर्टीज नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें हर विषय के बारे में ज्ञान हो, ताकि हम हर एक सवाल पर यह बता सकें कि वह हमसे क्या चाहते हैं, ना कि उसको पीएचडी किए बिना हम ऊपर से उसके क्रक्स को समझ के उसका जवाब दे पाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करिए कि 3 स्टेज में हर एक टॉपिक को तैयार करिए। सबसे पहले आप हेडिंग्स को पढ़िए किसी भी टॉपिक की, उसके हेडिंग्स क्या हैं। उसके बाद एक बार सेल्फ रिकॉल करिए, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें हमें आती हैं उस हेडिंग के अंदर, बजाय इसके कि 1 वर्ड एकदम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हर एक टॉपिक को पढ़ने से इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा और आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो पहले हेडिंग्स को पढ़ना सही रहेगा। उसके बाद नंबर 2 पे हमें ये सही है कि जो पॉइंट्स हमें याद हैं उनको हम रिकॉल करें। अब नंबर 3 पे, क्योंकि हमारे माइंड में ये क्लिक हो चुका है कि हमें कौन से पॉइंट नहीं आते, तो अब जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपका सबसे पहले ध्यान वहीं जाने वाला है जो आपको नहीं आता था। इससे आप यकीन मानिए पढ़ने का जो स्पीड है और जो टाइम है वो लगभग आधा हो जाएगा, तो बहुत बचत होगी समय की। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, अगर आप कर सकें या आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिएगा। अगला जो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है वो ये है कि टेस्ट सीरीज का मैंने क्या किया, आंसर राइटिंग का क्या किया और करंट अफेयर्स कहाँ से बिगिन की। तो टेस्ट सीरीज जो है मैंने उत्तराखंड के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एक ही इंस्टीट्यूट से लिया था, संवेग आईएएस, जो कि देहरादून में है। और प्रीलिम्स का भी उनका बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी, काफी क्वेश्चंस उत्तराखंड के प्रीलिम्स में वहां से मुझे मिले टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट हिट। और मेंस में भी ये है कि आपको टेस्ट लिखकर बस एक ये फायदा रहता है कि आपको ये पता रहता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है।
अब आप अपनी स्ट्रेंथ को अपना सबसे अच्छा हथियार बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां आप तेज हैं, तो उसकी धार को और तेज करिए और उस पे नंबर एक्सट्रैक्ट करिए और अपने वीकनेस को ठीक करने का अवसर ये टेस्ट हमें प्राप्त कराते हैं। तो टेस्ट मेरे हिसाब से लिखना बहुत आवश्यक है, जरूर लिखिएगा। नंबर 2 आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग तो नहीं करी थी, फुल लेंथ टेस्ट नहीं करे थे, लेकिन डेली बेसिस पे मैंने 5 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली लिखे हैं, तो आंसर राइटिंग करिएगा जरूर। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैंने उत्तराखंड का पेपर दिया तो GS2 में मेरा एक क्वेश्चन पूरी तरीके से छूट गया था, 8 नंबर का, और एक क्वेश्चन मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो मुझे जल्दी वाइंड अप करने पड़े, डायग्राम्स वगैरह बनाए और जल्दी वाइंड अप किए। तो आंसर राइटिंग इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम टाइम में एफिशिएंटली टाइम के चलते हुए उसको समय को मैनेज करें और पेपर कंप्लीट कर पाए। सबसे बड़ी जंग है पेपर कंप्लीट करना। एक क्वेश्चन छूटने के बावजूद भी अगले पेपर में जब मैं GS3 में गई तो मैंने उसको अच्छे से किया, और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारा GS1 रिपीट हुआ, और जब वो रिपीट हुआ तो GS1 में मैं जो कर सकती थी बेस्ट से बेस्ट मैंने वो किया। तो पेपर कंप्लीट होना, पेपर में डायग्राम्स ऐड करना, ये सब कुछ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो जरूर करिएगा ये। आपकी अगली क्वेरी है कि उत्तराखंड से स्पेसिफिक बुक्स, नोट्स और कौन से चैनल्स और कौन सी वेबसाइट्स मैंने रेफर करी। बुक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीलिम्स के लिए रिलाय करिए परीक्षावाणी पे। उत्तराखंड पूरा सिर्फ उत्तराखंड परीक्षावाणी से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब GS के लिए आपको पढ़ना होगा। GS मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सब आप जानते ही हैं। साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट देखना होगा, इकोनॉमिक्स के लिए करंट देखना होगा, लेकिन उत्तराखंड स्पेसिफिक आप सिर्फ परीक्षावाणी पढ़कर जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, पर इसे अच्छे से पढ़िएगा वर्ड टू वर्ड। इसके बाद आता है कि मैंने कौन सी वेबसाइट यूज करी। तो उत्तराखंड के लिए मैंने एकमात्र वेबसाइट यूज करी, और जो है उत्तराखंड की हमारी वेबसाइट uk.gov.in। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम अपने मेंस में भी जब हमें आंसर राइटिंग करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हो या फिर सोसाइटी के, सोशल जस्टिस के, तो हम हर जगह दोबारा से रिसोर्स कलेक्शन में लग जाते हैं। हमें स्कीम्स चाहिए, हमें नई और भी बजट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो चाहिए, हमें डेटा फैक्ट्स चाहिए। उत्तराखंड में सोलर एनर्जी का क्या स्टेटस है, हाइड्रो पावर का क्या स्टेटस है, उत्तराखंड में कौन सी योजना है, कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सब के लिए एक ही वेबसाइट है, आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट ट्रैक कीजिए। वहां एक PDF है मेरी योजना, उस बुक में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कल्चर से संबंधित स्कीम्स हो, महिलाओं से संबंधित हो, वल्नरेबल सेक्शन से संबंधित हो, सब कुछ डेटा वहां पर एक साथ है। आपको सिर्फ उठाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, कंसाइज करना है और उसको डायरेक्टली अपने नोट्स में इनकलकेट करना है। तो उत्तराखंड की रिसोर्सेज बस इतनी ही है, अरिहंत की इंग्लिश की बुक, परीक्षावाणी की हिंदी की बुक और उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट, दैट्स इट। अगला सवाल है कि अब उत्तराखंड के इंटरव्यू की तरफ कैसे अप्रोच करें। तो उत्तराखंड में जो इंटरव्यू था वो मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा काफी अच्छा रहा था। उत्तराखंड में बोर्ड भी बहुत कॉर्डियल था, चाहे हम UPSC की बात करें चाहे उत्तराखंड की, इंटरव्यू दोनों ही एक जैसे थे, अच्छे थे। बोर्ड बहुत कॉर्डियल है, उनको सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल चीजें समझनी है, उनको ये नहीं जानना कि आप कितना डेटा याद करके आए हैं, क्योंकि वो तो आप मेंस में लिख चुके हैं और उसी के बेसिस पे इंटरव्यू का कॉल आया है। तो उनको जानना है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनको जानना है कि आपको अगर हम कोई सिचुएशन दें तो आप उस सिचुएशन को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे, ये उनकी आपसे डिमांड है। जैसे हम मेंस में डिमांड एड्रेस करते हैं तो इंटरव्यू की डिमांड भी है, इसे हमें एड्रेस करना है। फिर ये है कि मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो UPSC में भी मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस थे, कुछ चैलेंजेस भी थे। फॉर एग्जांपल UPSC में उस टाइम USA ने वेनेजुएला पर एक मतलब उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था, प्रेसिडेंट मोदरो को, तो उनको डिटेन करके किया गया था। तो ये उस टाइम मेरे इंटरव्यू से लगभग 2 से 3 दिन पहले की घटना है। तो मुझे इंटरव्यू में ये कहा गया था कि अब मैं USA की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पे बोलूं और मुझे उनके स्टैंड रखने हैं कि कैसे उन्होंने सही किया है, और ये मुझे प्रेजेंट करना था, जो कि काफी चैलेंजिंग था शायद उस गिवन टाइम के अंदर, क्योंकि हर तरफ USA को क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस बात पर इसको डिफेंड करना था। तो ठीक रहा, मैंने उसको अच्छे से टैकल किया उस इंटरव्यू को, और अंततः 210 नंबर उस इंटरव्यू में मिले, मुझे लगा वो सेटिस्फाइड भी रहे। ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ। अभी जब उत्तराखंड का इंटरव्यू था तो हमारा गैस का इश्यू चल रहा है, तो मुझसे काफी सारे क्वेश्चन गैस आपूर्ति से संबंधित पूछे गए कि अगर मैं कहीं की SDM बन जाती हूँ तो और उस जिले में गैस
के संकट उत्पन्न होते हैं तो मैं कैसे जनता को टैकल करूंगी, मैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, गैस कहाँ तक पहुंचाई जाएगी, कहाँ नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बाद महिलाओं के क्षेत्र से सवाल थे मुझसे कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, उत्तराखंड का देश में क्या स्थिति है महिलाओं की, और ऐसी कौन सी पहल है जो देश में सबसे पहले उत्तराखंड में करी है महिलाओं के लिए, क्या रिजर्वेशन का स्टेटस है, यहाँ पर सरकारी जॉब में महिलाओं का क्या स्टेटस है, हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है। तो इस तरीके के सभी सवाल थे इंटरव्यू में। इंटरव्यू मेरा मानना है कि बहुत एक मतलब अगर आप एक प्रिपेयर्ड माइंडसेट से जाएंगे, उससे पहले आप एक चीज बस ये करिए कि इंटरव्यू से 10 दिन पहले आप बोलना शुरू कीजिए। आप चाहे अकेले कमरे में बैठिए, चाहे आप शीशे के सामने बैठिए, चाहे आप किसी दोस्त के साथ बैठिए, लेकिन आप हर उस टॉपिक को डिस्कस कीजिए जो न्यूज में चल रहा है। इंटरव्यू की एक और की ये है कि आपको बहुत पुराना कुछ नहीं पढ़ना, जिस महीने इंटरव्यू है सिर्फ उस महीने का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी होती है कि शॉर्ट टर्म ही हमें याद रहता है, तो सवाल भी शॉर्ट टर्म ही पूछे जाएंगे आपसे जो भी चल रहा है, और जवाब भी आपको वही देने हैं। तो उस महीने को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए। फिर हमारे पास अगले सब्जेक्ट्स आते हैं एथिक्स और एसे, जिसमें यह है कि कैसे तैयारी की जाए। तो एसे के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फिर से ये है आपके पास कि ऐसे में आप जितना हो सकता है टॉपर्स आंसर कॉपीज को जरूर देखिए, क्योंकि हर एक चीज से नंबर 1 अच्छा ऐसे नहीं कि सबकी कॉपीज देखें, उनकी कॉपीज देखिए जिन्हें ऐसे में ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं पर उनके ऐसे में कम मार्क्स रह गए लेकिन और सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। तो हो सकता है कि जिस कारण उनके कम मार्क्स रह गए हों उसको ही हम देखें। तो इसलिए पहले आप मार्क्स देखिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं, फिर हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से डिकोड करेंगे कि अच्छे मार्क्स हैं तो क्यों अच्छे मार्क्स हैं। अब कॉपीज में आपको क्या फायदा मिलेगा, नंबर 1 कि आपको वहां से प्रिपेयर्ड मटेरियल मिलेगा, जो टॉपिक उन्होंने लिखा है एटलीस्ट हर वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर 2 उस कॉपी के लास्ट में जो ऐसे को जो हमारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेक्शन होता है उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से हमें उस टाइम के अंदर कैसे उन्होंने उस चीज को करा, किन किन पॉइंट्स पर वो गए, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लास्ट में हमने लेकर आए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो हम ऐसे से सीख सकते हैं। इसके अलावा हमें ऐसे में बहुत सारे कोटेशंस मिलते हैं, बहुत सारे एनेक्डोट्स मिलते हैं, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती हैं पहले ही। तो अब जब हमारे पास बेस तैयार है, अब हम अपना एक बहुत ही अच्छा मतलब एक फिलोसफिकल ऐसे हो या फिर कोई और जैसे इकोनॉमिक के टॉपिक से रिलेटेड ऐसे हो, मुझे लगता है कि जब हम ये सब काम कर देते हैं तो अब हमें जाना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। वैसे ये सबसे पहली एक्सरसाइज है, लेकिन आप टॉपर कॉपीज के बाद भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट पिछले 8 साल के मैंने किए थे, एक क्वेश्चन पे हर साल के मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और लगभग 40% ऐसे मैंने लिखे थे, बाकी जो 60% है उन पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कंटेंट तैयार कर लिया था। तो ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि लगभग थीम वही रहती है, तो काफी इससे फायदा मिलेगा। ऐसे में ये जरूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर की ब्रेनस्टॉर्मिंग 100% करनी है और जो कंटेंट जो टॉपिक करंट में चल रहे हैं उनको प्रिपेयर करके रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एथिक्स। तो एथिक्स में 2 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं केस स्टडी और एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपसे सीधा पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस या फिर कुछ भी। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाएंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन वही आपको वहां पर जाके लिखनी है, एग्जैक्ट थिंकर्स को ही आपको कोट करना है। और एक होते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस, जैसे कि हमारे साल में भी एक यूपीएससी में भी एक फिलोसफिकल क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, बट कुछ ऐसा था वो क्वेश्चन कि द वन हु इज अनट्रबल्ड इन ट्रबल इज द मोस्ट विल ट्रबल द ट्रबल, समथिंग लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि वो चाह क्या रहा है। कहीं ना कहीं मेरे साथ के बच्चों ने भी मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को देखा और कुछ और इंटरप्रेट कर लिया, लेकिन एथिक्स आपसे ये चाहती है कि सबसे पहले आप उस सवाल को समझें कि उसने चाहा क्या। भले ही आप उस पे 4 पेज का आंसर ना लिखे, 3 पेज का आंसर ना लिखे, पर अगर आप उसकी बात को समझे और आपने उसकी बात को पहले ही पेज में आंसर कर दिया तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। इसमें अब हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करें एग्जाम्पल्स के साथ। एथिक्स में डेटा शायद उतना वर्क नहीं करता जितना एग्जाम्पल्स करते हैं, और एग्जाम्पल्स भी अगर आप उत्तराखंड के एथिक्स के पेपर में हैं तो आपको उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एथिक्स का क्वेश्चन है, मान लेते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो उत्तराखंड में अभी हमारे एक रुद्रप्रयाग में एक स्कीम चली थी कि जो टूरिस्ट आते हैं, नंबर 1 हमारी पॉलिसी है ही उत्तराखंड की कि सभी टूरिस्ट को अपनी गाड़ियों में एक गार्बेज बैग लगाना अनिवार्य है। तो ये आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं या आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से दोनों को साथ साथ चलाया जा रहा है।
और उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग में एक ये पॉलिसी चलाई कि जैसे पानी की बोतल खरीदते हैं तो उस पर एक क्यूआर कोड है, आपसे बोतल खरीदते समय 10 रुपए ज्यादा लिए जाएंगे, जब वो बोतल आपकी खत्म हो जाएगी तो आप उसको डिपॉजिट कराएंगे और वो 10 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये एथिक्स में आप केस स्टडी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी के अच्छे विचार ने, एक अच्छे थॉट ने एनवायरनमेंट को, जो बॉटल्स वेस्ट होने वाली थी उनको कैसे वापस रिसाइकलिंग की और मोड़ा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल अगर आप उसमें लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये भी समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं और आप वही एग्जैक्ट डिमांड एड्रेस कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल एथिक्स में डालेंगे। तो अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है इस इंटरव्यू का वो ये है रैपिड फायर क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप चाहते हैं। तो पहला सवाल ये था कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो मैंने करी हैं जिनके कारण आज मैं डेप्यूटी कलेक्टर की पोजीशन तक पहुंच पाई हूँ, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे रैंक 5 प्राप्त कराई है। तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन मैंने कम से कम 9 से 10 घंटे की पढ़ाई ना करी हो। 10 घंटे एक आपका मिनिमम होना चाहिए कि इतना आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल है, जेमिनी, एआई, चैट जीपीटी, सब कुछ A to Z आपको इतना अच्छी वेल फॉर्म्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल रहा है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई और तो पढ़ेगा, तो वो जो सीट है वो हाथ से मिस हो जाएगी। तो इसलिए 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है, पहली चीज कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज जो है वो है कि विश्वास रखिए, हो जाएगा। मतलब अगर आप रोज रोज पढ़ें और नहीं हो रहा है, या रोज ऐसा मोड़ आ रहा है कि नहीं हो रहा है, होता था, मेरा भी होता था। लाइब्रेरी में मैं रोज जाती थी, 8 घंटे के बाद ऐसा होता था क्या ही फायदा करने का, नहीं हो रहा है। पर फिर आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर वापस आना है। हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो भी वापस आना है और पढ़ना है। यही 2 चीजें हैं कि विश्वास रखिए, होगा, जरूर होगा, मेहनत करने से हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। यदि ये 2 चीजें फॉलो करेंगे तो शायद आपको भी ईश्वर आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके बाद सेकंड है कि कौन सी एडवाइस मैं देना चाहूंगी बिगनर्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को, और जिन्होंने कुछ फेलियर्स फेस किए हैं उन बिगनर्स के लिए ये एडवाइस रहेगी कि बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये हमारा पहला अटेम्प्ट है, हम कर ही लेंगे। ये जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, ये क्योंकि ये इन्हें नहीं आता, ये पढ़ते नहीं है, इसलिए इनका नहीं निकल रहा, हमारा निकलेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो तैयारी कर रहे हैं वो किसी ना किसी स्टेज पर फेस कर रहे होंगे फेलियर, लेकिन उनको भी आता है और कंपटीशन आपका आज वो भी है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हम तो एक बार में कर देंगे। आपको तैयारी करनी है, और अगर आप एक बार में कर सकते हैं तो इससे खूबसूरत कोई बात ही नहीं है। फिर आप उस एक बार में इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त करें। और आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लगातार तैयारी करनी है बिगनर्स के लिए। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है, पढ़ाने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ घर का भी काम रहता था। तो टाइम मैनेजमेंट एक मुश्किल चीज है, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट होना होगा। जो टाइम आपने पढ़ाई के लिए डिसाइड किया है, स्ट्रिक्टली घर वालों को या जो भी आपके आसपास है उनको ये स्ट्रिक्टली समझा दीजिए कि ये टाइम पढ़ाई का है, इस टाइम को ये आपको डिस्टर्ब ना करे। तो स्ट्रिक्ट रहिए, प्रोफेशनल रखिए अपने पढ़ाई को, तो ऐसे ही आप इससे पार पहुंच पाएंगे इस सफर से। और जिन्होंने फेलियर्स फेस किए हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि लगातार अगर इसमें फेलियर फेस हो रहे हैं, इसके 2 पैमाने हो सकते हैं, 2 चीजें हैं। या तो आप बहुत माइनर नंबर से चूक रहे हैं, यदि ऐसा है तो फिर से प्रयास कीजिए, आप कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत ही बड़े नंबर से डिफरेंस रह रहा है, लगातार डिफरेंस रह रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है चीजें स्कोप में, आप अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो बेझिझक, बिना हिचके, बिना डरे आज ही अपने मन की सुनिए। यदि आप किसी और फील्ड को चूज करना चाहते हैं तो समय मत गवाइएगा, आप दूसरी फील्ड को चूज करिए। फिर कुछ और सोर्सेज हैं मुझसे पूछे गए हैं, जो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप सोर्सेज में बताना चाहूंगी। तो नंबर 1 जो मैंने सुना था, स्लीपी क्लासेस, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। प्रीलिम्स के लिए वो प्रीमिक्स चलाते हैं, ये कि अभी यूपीएससी का जैसे पैटर्न बदल रहा है तो उसके लिए वो बहुत फायदेमंद है, तो देखिएगा। नंबर 2 कुछ सुदर्शन गुज्जर सर की कुछ वीडियोस आती हैं जो कि रील्स के फॉर्म में आती हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। वो ज्योग्राफी की कुछ लोकेशंस हमें इतने अच्छे से याद करा देते हैं कि वो भी बहुत फायदा देगा आपको, देखिएगा। नंबर 3 परचम क्लासेस एक चैनल है, वहां पे भी मैम पढ़ाती हैं। वो हमें निमोनिक्स बना के सब कुछ बहुत अच्छे से, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सी रिवर जा रही है, क्या है, वो बहुत अच्छे से याद कराती हैं।
तो उस चैनल को भी देखिएगा। और ऐसे ही कुछ अंडररेटेड चैनल्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा कोई चैनल आए तो उसको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि ये तो लाइक्स इसको ज्यादा नहीं मिलेगा कुछ। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो वहां स्टिक करिए, उस पर विश्वास करिए और उनको देखिएगा जरूर। और जो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है आपका, वो ये है कि इतनी लंबी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहें? यदि सफलता मिल जाती है तो एक्साइटमेंट भी है और तो उसके बाद आगे काम करना आसान है, पर ना मिल रही हो तो कैसे लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखें? इसके लिए भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि केवल 2 चीज याद रखिए, एक आप वहां से आए हैं और दूसरी आपको कहाँ जाना है। आप जहां से आए हैं वहां से किसी ने आपको बड़े विश्वास के साथ भेजा है, वहां पे कोई बड़ा इंतजार कर रहा है आपका कि आप वापस लौटेंगे उस वादे को पूरा करते हुए जो आप करके घर से निकले थे। चाहे आप लाइब्रेरी में हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप याद रखिए कि कोई सोच रहा है, आपके माता पिता, कि आप अपनी टेबल चेयर पर होंगे, आप अपनी किताबों के साथ होंगे, आप टेस्ट लिख रहे होंगे। तो याद रखिए वो क्या चीजें सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और अब ये भी याद रखिए कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपने क्या सोचा है, आप किसके लिए ये करना चाहते हैं। देश आपका इंतजार कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें हमसे उम्मीद है कि नई पीढ़ी आएगी और ये रंगत निखार देगी। तो मुझे लगता है कि जब आपको ये दोनों चीजें याद रहेंगी कि किस बैकग्राउंड से आप आए हैं और आपको ये याद रहेगा कि किस लैंडस्केप को, किस इमेज को आपने बदलना है, तो मोटिवेशन की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानिए अपने आप ही पढ़ेंगे। तो इन दोनों पड़ाव को याद रखते हुए आगे बढ़िए। मोटिवेशन तो ठीक है लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे ज्यादा आवश्यक है। मोटिवेशन नहीं होता रोज, पर डिसिप्लिन ही है जो आपकी नैया को पार लगाएगा। और सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। एक मूवी है दंगल, उसका एक फेवरेट कोटेशन है मेरा जिससे मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूंगी। तो उसमें ये बोला जाता है कि आखिरी दाव मुश्किल है पर लगाया जा सकता है। तो चलिए उठिए, लगाइए अपना अपना आखिरी दाव। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT। जल्दी ही, अभी आप सुन रहे हैं, जल्दी ही यहाँ आइए और नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कीजिए।